फ्रेंड्स, हमारा इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक चल रहा था फिजिक्स का। तो आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, यानी हमारी रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का कितना इफेक्ट पड़ता है। तो हमने देखा तो अलग अलग मटेरियल के लिए टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टिविटी अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल कंडक्टर की। तो हमने देखा कि मेटल कंडक्टर के लिए जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मेटल कंडक्टर के लिए जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारी रेजिस्टिविटी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब मेटल कंडक्टर की बात करते हैं तो मेटल कंडक्टर में मैनी नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको पता है अप्रोक्सीमेटली होती है एंड इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 29 पर मीटर क्यूब। तो जब हम किसी मेटल कंडक्टर में, यह सपोज दैट ये हमारा मेटल कंडक्टर है, इस मेटल कंडक्टर में मैनी नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। तो जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। और जब थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये इलेक्ट्रॉन और अधिक वेलोसिटी से मूव करेंगे और वेलोसिटी से मूव करेंगे तो हम कह सकते हैं कि पर सेकंड में जो होने वाले नंबर ऑफ कोलिजन्स है उनका रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो हमारा नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड इंक्रीज हो जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन है, अगर अधिक वेलोसिटी से मूव करेगा तो किसी अदर इलेक्ट्रॉन से या अदर आयन से इसका कोलिजन जल्दी से हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि मीन रिलैक्सेशन टाइम, यानी जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी हमारा टो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम बात करें कि जब हमारा मेटल कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होने से इनकी थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगी और थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इनका मीन रिलैक्सेशन टाइम वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएंगे। और हमने पढ़ा था कि ये जो नंबर ऑफ कोलिजन है ये ही हमारे कंडक्टर में रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जो हमारे कंडक्टर में रेजिस्टेंस है वो क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन, क्योंकि कोलिजन होगा तभी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जीरो होगी। यानी फ्लो के अंदर जो मेन बैरियर का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, हमारा कोलिजन। तो जैसे ही नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड इंक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं इसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लिखते हैं मेन रीजन क्या है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। क्योंकि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन increase, that means mean relaxation time डिक्रीज। और जब मेन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन, ये मेन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, दैट मीन्स नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इंक्रीज। और जब नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इंक्रीज तो यही हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इंक्रीज, दैट इज रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉनों की थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो अब इलेक्ट्रॉन और स्पीड से मूव करेंगे तो हमारा मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और मीन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज मतलब नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, दैट मीन्स हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो हम फॉर्मूले से बात करें कि हमारा जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है जो हमने ड्राइव किया था, सिग्मा इज इक्वल टू n a² 2/m। तो हम कह सकते हैं
रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर। तो अब हम रजिस्टिविटी के फॉर्मूले से देखें तो हमारा जो कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो कोई भी मटेरियल लेंगे हम उसके लिए एम और ई तो क्या होंगे हमारे कांस्टेंट, बिकॉज एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नहीं एम और ई तो क्या होंगे कांस्टेंट, और एन और टो हमारे वेरी करेंगे। तो हम देखते हैं कि फॉर द कंडक्टर जो हमारा एन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो जब हम जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हमारा एन वो लगभग सेम रहता है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑलरेडी वेरी हाई, एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 to the power 29 पर मीटर क्यूब। तो ये पहले से ऑलरेडी इतनी हाई है, तो इसमें हल्का सा चेंजेस होगा तो उसका हमें इतना इफेक्ट नहीं दिखता है। लेकिन जो हमारा टो है, यानी जो हमारा मेन रिलैक्सेशन टाइम है, ये क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। तो मेन रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये डिक्रीज हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसके डिक्रीज होने से हमारी रजिस्टिविटी रो हमारी इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि रिमेन कांस्टेंट, वैसे कांस्टेंट नहीं होता, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस होता है, या फिर हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल चेंजेस होता है। तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी हाई है कि इसके रेस्पेक्ट में अगर हल्का भी चेंजेस हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में तो वो इतना हमें इफेक्ट नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ इफेक्ट कर रहा है टो। तो हम कह सकते हैं कि जब हम कंडक्टर्स के लिए जब हम उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी रजिस्टिविटी हमारे टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। तो ये हमारी रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ग्राफ है। तो फर्स्ट है हमारा एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि हमारी रजिस्टिविटी है वो इस तरह से, हमारी रजिस्टिविटी इस तरह से हमारी रजिस्टिविटी लो टेम्परेचर पर बिहेव करती है। टेम्परेचर के साथ में कि हमने देखा रजिस्टिविटी है, हमारे जो कंडक्टर्स है उनकी रजिस्टिविटी बहुत लो होती है और टेम्परेचर के साथ में बढ़ती जाती है। और हाई टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के साथ में जो रजिस्टिविटी है वो हाई टेम्परेचर पे इस तरह से हमारा रिलेशन शो करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मेटल कंडक्टर है वो लो टेम्परेचर पर उसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इस तरह से बिहेव करती है और हाई टेम्परेचर पे एक स्ट्रेट लाइन होती है, और जबकि लो टेम्परेचर पे ये थोड़ा सा कर्व है स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है। तो हम कहते हैं कि ये हमारी रजिस्टिविटी का बिहेवियर है फॉर मेटल कंडक्टर्स एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो सेमीकंडक्टर हैं, मेटल्स के बाद बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स है उनकी रजिस्टिविटी हमारी टेम्परेचर के साथ में कैसे वेरी करती है। तो हमने एक सेमीकंडक्टर लिया, उसकी रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में रिलेशन देखा। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हम देखते हैं कि हमारी जो रजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। तो जब हमने देखा कि हम सेमीकंडक्टर्स के लिए जब टेम्परेचर उनका इंक्रीज करेंगे तो हमारी रजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब ऐसा क्यों होता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो हम देखते हैं कि जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर बिहेव करते हैं लाइक ए इंसुलेटर, और जब हम उनका धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज होती जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो हमारे सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो हम रीजन लिखें तो हम कहेंगे व्हेन वी टेम्परेचर इंक्रीज दैट मीन्स नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, दैट यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। और जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो हम कहेंगे रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज। जैसे हमने बात की सेमीकंडक्टर के, तो सेमीकंडक्टर में हम बात करते हैं कि जो हम पढ़ेंगे 12th में लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि हमारे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी का, वो बहुत लो होता है। तो हम कह सकते हैं कि हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाने पर ही हमारे, हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ही हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। और वैसे सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो हमारी कंडक्टिविटी है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ में नंबर ऑफ होल्स पर भी डिपेंड करती है। बट हम बस अब इतना ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। दैट मीन्स हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ रो इज इक्वल टू m अपॉन n स्क्वायर टू। तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर m और m एंड e आर कॉन्स्टेंट एंड n क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो टो हमारा रो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वैसे हमारे बात टो की, तो टो क्या है हमारा, मेन रिलैक्सेशन टाइम, टो भी क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है। लेकिन इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। हम कह सकते हैं टो डज नॉट इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी, या हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो हमारा टो है ये डिक्रीज होगा, ये टो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंक्रीज होती है। तो हम कह सकते हैं कि टो का हमारा इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रेजिस्टिविटी पर, तो रिजल्टेंट हमारी रेजिस्टिविटी वो की डिक्रीज हो जाती है विद द टेम्परेचर इंक्रीज। यानी हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करेंगे और बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो फ्लो होते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एंड फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी वी कैन से एन इंक्रीज, दैट मीन्स हमारा रो डिक्रीज हो जाएगा। और हमारा जो मीन रिलैक्सेशन टाइम है ये डिक्रीज होगा, तो हमारा रो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये नेग्लिजिबल डिक्रीज होता है, यानी ये नेग्लिजिबल इफेक्ट करता है हमारी रेजिस्टिविटी पर। तो हम कह सकते हैं टो डज नॉट इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। रिजल्टेंट बात करें तो हमारी रेजिस्टिविटी जो डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। और अगर हम ग्राफ खींचे सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो जो हमारा सेमीकंडक्टर्स के लिए जो ग्राफ के जो ड्रॉ करेंगे हम सेमीकंडक्टर्स के लिए देखते हैं। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे रेजिस्टिविटी का, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो हम देखते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे रेजिस्टिविटी हमारी एक्सपोनेंशियली हमारी डिक्रीज होती जाएगी। हम देखते हैं कि ये हमारा रेजिस्टिविटी का सेमीकंडक्टर्स के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ, यानी हमारे स्टार्टिंग में जब लो टेम्परेचर है हमारी रेजिस्टिविटी हाई है, और जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, और हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो टाइम के एट हाई टेम्परेचर में वो डिक्रीज होती जा रही है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर मतलब जिनका हमारा रेजिस्टिविटी नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा हाई हो, वो हमारे इंसुलेटर होते हैं। तो जब हम इंसुलेटर्स का टेम्परेचर इंक्रीज
किया हमने, तो हमने देखा कि एट वेरी हाई टेम्परेचर पर इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो हम लिख सकते हैं कि इंसुलेटर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। कह सकते हैं कि एट वेरी हाई टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई करते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स को लीव करके फ्री हो जाते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे करंट फ्लो में अपना पार्टिसिपेट करते हैं, और हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर तो हम जब इसका इंसुलेटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो एटम को लीव कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एटम से इजेक्ट होकर फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, और रेजिस्टिविटी जब इनकी डिक्रीज हो जाती है तो इसको कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर, यानी ये हमारा इंसुलेटर का ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारा इंसुलेटर हमारा कंडक्ट करने लग जाता है। हम देखें इसका, तो ये इसका रिलेशन होता है ये हमारा बिफोर टेम्परेचर हमारी रेजिस्टिविटी है, ये आफ्टर टेम्परेचर हमारी रेजिस्टिविटी है। तो हम देखें यहाँ पर E की फॉर्म में आता है, यानी एक्सपोनेंशियली विद द टेम्परेचर हमारी रेजिस्टिविटी वेरी करती है। तो यहाँ पर EG इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको कह सकते हैं हम एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी का रिलेशन है। हम कह सकते हैं हियर EG इज फॉरबिडन एनर्जी गैप K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट and T is temperature in Kelvin। हम देख सकते हैं कि आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीज हम रेजिस्टिविटी में कितना चेंज होंगे, तो हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियली चेंज होती है। हम कहेंगे जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें हमारा इंसुलेटर का ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी इंसुलेटर में भी हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, यानी करंट फ्लो होने लग जाएगी। नोट डाउन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ में कैसे वेरी करती है। तो जब हमने इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। तो हम देखते हैं रीजन क्या है इसका। जब हमने इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो और भी बहुत सारे इफेक्ट है जो हमारे रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा वो ये है कि जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टिविटी क्या हो गई, हमारी इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई। अब क्यों हो गई, जब हमने इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रोलाइट की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो गई, और डेंसिटी डिक्रीज हो गई यानी हमारा जो लिक्विड है वो थोड़ा थिन हो गया, और उसमें हमारे आयंस इजीली मूव करेंगे, और जब आयन इजीली मूव करेंगे तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी हमारी डिक्रीज हो गई। तो हम लिख सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट डेंसिटी डिक्रीज, दैट मीन्स आयंस मूव इजीली। तो हमारे आयंस है वो इजीली मूव कर रहे हैं, और आयंस इजीली मूव कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी इंक्रीज, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी हमने देखा कि जब हमारे आयंस इजीली मूव कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, दैट मीन्स हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं अलॉय मटेरियल की। अलॉय मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। अलॉय हम मटेरियल की बात करें, अलॉय मटेरियल के लिए हमारी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में कैसे वेरी करती है। तो हमने देखा अलॉय मटेरियल के लिए जब हमने इनका टेम्परेचर बढ़ाया तो इनकी रेजिस्टिविटी में
नेग्लिजिबल चेंज आता है। तो कि इनकी रेजिस्टिविटी है जो ऑलरेडी वेरी हाई होती है वो टेम्परेचर के साथ में वेरी नहीं करती है, यानी नेग्लिजिबल हमारा वेरी करती है टेम्परेचर के साथ में। तो अलॉय मटेरियल की बात करें, अलॉय मटेरियल के लिए लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेग्लिजिबल। हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी लो डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। जो हमारा अलॉय मटेरियल है, फॉर द एग्जांपल नाइक्रोम है, मैग्नीन है, तो हम ये देखिए कि इनके लिए जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है अल्फा है वो नेग्लिजिबल होगा, यानी हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी हमारी वो टेम्परेचर्स के साथ में वेरी नहीं करेगी। और इसीलिए हम जो अलॉय मटेरियल का यूज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में करते हैं, जैसे अलॉय मटेरियल हमारे नाइक्रोम और मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन एटसेट्रा, तो इनका यूज तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अलॉय मटेरियल या मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या नाइक्रोम का यूज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में क्यों किया जाता है। हम लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेग्लिजिबल, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ resistivity is negligible for the alloy material. That means we can say resistivity does not change with temperature due to this property. Alloy are used in standard resistance. स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए हमारे अलॉय मटेरियल यूज क्यों आते हैं, क्योंकि उनका अल्फा नेग्लिजिबल है, इन टेम्परेचर के साथ में उनकी रेजिस्टिविटी वेरी नहीं करते। सुपर कंडक्टर की, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर वे मटेरियल है जिनका रेजिस्टिविटी क्या होगी, जीरो होगी। अरे हम कह सकते हैं सुपर कंडक्टर बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पर बनाए जाते हैं, क्योंकि हमने देखते हैं कि हमारे जो मेटल है उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो हमने देखा कि कुछ मेटल्स हैं या कुछ अलॉय हैं जिनकी रेजिस्टिविटी है वो जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है, तो अगर हमने उनका टेम्परेचर डिक्रीज किया तो हमने देखा उनकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होती गई, और एक ऐसा टेम्परेचर आया जहां पर उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होकर जीरो हो गई, तो उस समय वो बन गए हमारे सुपर कंडक्टर। तो हमने कह दिया कि सुपर कंडक्टर वे मटेरियल है whose resistivity is zero. सुपर कंडक्टर्स आर मेड एट वेरी लो टेम्परेचर, और जिस लो टेम्परेचर पर हमारा कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर बनता है वो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी द लोअर टेम्परेचर एट विच द मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक मटेरियल सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है वो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हम बात करें कुछ मटेरियल्स की, जैसे हमारा मरकरी है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 4.2 केल्विन। क्रिटिकल टेम्परेचर को टीसी से भी डिनोट करते हैं, तो यानी हम कहेंगे कि 4.2 केल्विन पर हमारा मरकरी है उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा और एज ए सुपर कंडक्टर की वो बिहेव करेगा। जो हमारा लेड है 7.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर के जैसे बिहेव करता है, और हमारा जो नायोबियम है वो 9.3 केल्विन पे बिहेव करता है। तो हमारे जो सुपर कंडक्टर्स हैं यानी जिनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो, यानी जिनका रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। हम बात करें H बराबर I²R, रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, यानी हीट भी जनरेट होगी जीरो। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे सुपर कंडक्टर्स हैं ये बहुत ही यूजफुल होते हैं क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। और जब हम एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो जो हमारा होने वाले लॉसेज हैं वो किससे होते हैं, रेजिस्टेंस के कारण जो हमारे लॉसेज होते हैं वो हमारे जीरो हो जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी हमारी जीरो हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इनका यूज होता है मेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी इनसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जा सकते हैं। रिसर्च हाई एनर्जी पार्टिकल्स, हाई स्पीड कंप्यूटर्स और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर्स, यानी जब हमें इलेक्ट्रिक पावर का ट्रांसमिशन करना हो तो बहुत ही कम एनर्जी लॉस यानी नेग्लिजिबल एनर्जी लॉस से हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये शो करता है कि हमारी रेजिस्टिविटी कोई भी मटेरियल है उसका अल्फा ये शो करेगा कि उसकी रेजिस्टिविटी उसके टेम्परेचर के साथ में कैसे वेरी करती है।
तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी मटेरियल है उसके लिए अल्फा फाइंड करने के लिए उस मटेरियल का 1 ओम का रेजिस्टेंस लेंगे और उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर का इंक्रीज करेंगे और उसकी रेजिस्टिविटी में जितना चेंजेस आएगा वो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अल्फा कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं यानी 1 ओम के रेजिस्टेंस में 1 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर जितना चेंजेस आया रेजिस्टेंस में वो हमारा हो गया अल्फा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने कोई सैंपल लिया, कोई मटेरियल लिया जिसको हम जिसका अल्फा हमको फाइंड करना, एक सैंपल लिया हमने देखा कि इसका रेजिस्टेंस है Rg। अब उसको हमने हीट किया, तो हीट करने के बाद में हमने देखा उसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट आ गया, डेल्टा टी। और इस डेल्टा टी इंक्रीमेंट के बाद में हमने उसका रेजिस्टेंस फाइंड किया, वो है हमारा Rt। हमने देखा कि पहले बिफोर हीट हमारा रेजिस्टेंस R0 था, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ में हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया, Rt हो गया। तो हमारा रेजिस्टेंस में चेंजेस कितना आया, हम कह सकते हैं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू Rt माइनस Rg, यानी हमारा रेजिस्टेंस में चेंजेस हो गया Rt माइनस Rg। अब ये रेजिस्टेंस में चेंजेस है जबकि हमारा बिफोर हीट रेजिस्टेंस कितना था, R0। अगर हम इसमें बिफोर हीट रेजिस्टेंस 1 ओम लेते तो कितना चेंज आता था, तो हम कह सकते हैं इन रेजिस्टेंस फॉर 1 ओम। अगर हमारा ये रेजिस्टेंस 1 ओम होता तो इस रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता था, ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है व्हेन before heat resistance is R0, increase in resistance when before heat resistance is 1 ohm, so we can say RT minus R0 upon R0। तो ये हमारा रेजिस्टेंस में चेंज आ गया जबकि हमारा बिफोर हीट रेजिस्टेंस कितना होता, 1 ओम। अब ये जो चेंजेस आया है ये किसके कारण आया है, ये आया हमारे डेल्टा टी टेम्परेचर में इंक्रीज करने के कारण, यानी डेल्टा टी हमने टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया। अब इंक्रीज कितना करना है हमको, 1 डिग्री करना था। तो अगर हमको 1 डिग्री टेम्परेचर में इंक्रीज करना है तो हम डेल्टा टी का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमको ये हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस में चेंज आ गया जबकि हमारा टेम्परेचर कितना था, डेल्टा टी। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर होता तो हम इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देते, तो ये हमारा हो गया अल्फा। हम इसको अल्फा से डिनोट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू आफ्टर हीट रेजिस्टेंस माइनस बिफोर हीट रेजिस्टेंस अपॉन हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू इंक्रीमेंटेड टेम्परेचर के टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हमने किया है। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 डेल्टा टी, कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इंक्रीज करने पर 1 ओम के 1 ओम के रेजिस्टेंस में जितना रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट हुआ वो हमारा अल्फा है, यानी अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 डेल्टा टी। अब हम इस इक्वेशन को देखें तो हम अगर हमें न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यानी बिफोर हीट रेजिस्टेंस हमको गिवन है, अल्फा गिवन है, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट गिवन है और हमको आफ्टर हीट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम देख सकते हैं RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा इंटू डेल्टा टी। नाउ वी कैन से RT R0 हमारा कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई जिससे कि हम न्यू रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, यानी आफ्टर हीट यानी आफ्टर गिवन टेम्परेचर हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हमने निकाल लिया यहाँ पर RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ अल्फा हो गया हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम यहाँ अल्फा की बात करें तो ये अल्फा है, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये मेटल्स के लिए, तो मेटल्स के लिए ये अल्फा होता है हमारा पॉजिटिव। हम बात करें मेटल्स के लिए अल्फा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर हुए हमारे, सेमीकंडक्टर हुए, इलेक्ट्रोलाइट हुए, इन सब के लिए हमारा अल्फा कैसा होता है, नेगेटिव, यानी अल्फा नेगेटिव होगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और मेटल्स के लिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मेटल्स के लिए अल्फा कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। और यहाँ पर
टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। और अलॉय की बात करें तो अलॉय मटेरियल के लिए अल्फा होगा नेग्लिजिबल, अल्फा की बहुत कम वैल्यू होती है, अल्फा सम वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं अल्फा की बहुत कम वैल्यू होगी। यानी अलॉय मटेरियल के लिए हमारी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर बहुत कम डिपेंड करती है, ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में चेंजेस नहीं होती है या बहुत कम चेंजेस होता है रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर के साथ में, इसलिए हम अलॉय मटेरियल का यूज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम करते हैं क्योंकि हमको डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो हमको जब डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, कोई ऐसी वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए जो हमारे पास है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कुछ रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। अब जी रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है, ये 2 टाइप से होता है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं इसमें फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसका एंड सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से ऐड कर देते हैं और सेकंड रजिस्टर का लास्ट एंड थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से ऐड कर देते हैं। सपोज दैट देयर आर 3 रेजिस्टेंस R1 R2, देन अगर हमको इनको सीरीज में ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे? हमने देखा कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो लास्ट एंड है, जो सेकंड एंड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से हमने ऐड किया है और सेकंड रजिस्टर का लास्ट एंड हमने थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से ऐड कर दिया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हमने यहाँ पर एक इसके साथ में रेजिस्टेंस के साथ में हमने V वोल्टेज अप्लाई किए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के साथ में हमने V वोल्टेज का एक सोर्स अप्लाई किया है। फिर R1 R2 R3, तो हमने कहा कि R1 ये तीनों रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। यानी हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे कि जो हमारा फर्स्ट रजिस्टर है उसका सेकंड एंड जो सेकंड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से और सेकंड रजिस्टर का लास्ट एंड थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से इस तरह से कंबाइन किया हुआ है, तो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट और वोल्टेज कैसे डिवाइडेड होते हैं। तो सपोज हमने यहाँ V वोल्टेज अप्लाई किए, यानी हमने कहा V वोल्टेज की हमने बैटरी यहाँ पर अप्लाई की है। हम देखेंगे वोल्टेज और करंट यहाँ पर कैसे डिवाइड होंगे। तो यहाँ V वोल्टेज की बैटरी अप्लाई की, हमने देखा यहाँ करंट कितनी फ्लो हुई, I करंट फ्लो होती है। तो हमने कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यहाँ करंट I फ्लो होगी तो इसमें भी करंट I होगी, यहाँ भी करंट I फ्लो होगी और यहाँ भी करंट I फ्लो होगी। यानी हम कह सकते हैं कि करंट क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से जितने चार्ज फ्लो होंगे यहाँ से भी उतने ही चार्ज फ्लो होंगे, यहाँ से भी उतने ही चार्ज फ्लो होंगे और यहाँ से भी उतने ही चार्ज फ्लो होंगे, क्योंकि हमारा ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि जहाँ इस बैटरी से जितने चार्ज निकले उतने के उतने चार्ज इस बैटरी में यहाँ इस एंड पर हमको मिल जाएंगे। तो हमने देखा यहाँ से जितने चार्ज निकले R1 में भी उतने ही चार्ज पास हो रहे हैं, R2 में भी उतने ही चार्ज फ्लो हो रहे हैं और R3 में भी उतने ही चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारी करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी हमारी करंट क्या होती है, सेम। सेम इन सीरीज, यानी हमारी करंट है वो सीरीज में क्या होगी, सेम होगी। यानी यहाँ से भी आई करंट फ्लो होगी, यहाँ से भी आई करंट फ्लो होगी और यहाँ से भी हमारी आई करंट ही फ्लो होगी। लेकिन हम बात करते हैं वोल्टेज की, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हम यहाँ देखें कि ये 2 एंड है हमारे A एंड B। तो ये जो हमारे 2 एंड है A एंड B, यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है, V इक्वल टू द बैटरी सोर्स। क्योंकि ये तो हमारे कनेक्टेड वायर है, तो यहाँ हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ हमने कोई वर्क नहीं किया है चार्ज को फ्लो करने में, सारा वर्क हुआ है इन रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस को फ्लो करने में, हमारा टोटल वर्क डन है V। यानी हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू W/Q। यानी किसी चार्ज Q को फ्लो करने में अगर हम W वर्क करेंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V।
हम बात करें अगर हम यूनिट चार्ज को फ्लो करने में, कोई यूनिट चार्ज है उसको फ्लो करने में वर्क करेंगे W, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस उस वर्क के इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ हमने कोई यूनिट चार्ज लिया, उसको यहाँ तक फ्लो करने में कितना वर्क किया हमने, V, वही होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने देखा कि यहाँ से हमने 1 यूनिट चार्ज को फ्लो करने में यहाँ तक वर्क किया, तो वो हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने में सपोज दैट अलग हुआ हमारा वर्क, यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने में अलग वर्क हुआ और यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने में अलग वर्क हुआ। यानी हमने कहा यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने में हमारा वर्क हुआ W1, हम कह सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1। यहाँ से यहाँ तक हमने चार्ज को फ्लो किया तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V2, और यहाँ से यहाँ तक हमने चार्ज को फ्लो किया तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V3, और टोटल A to B तक हमने फ्लो किया चार्ज को, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया V। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है R डिवाइडेड, यानी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया। यानी हम कह सकते हैं वोल्टेज आर डिवाइडेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगी और वोल्टेज हमारे डिवाइड हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर लेकिन जो हमने वर्क किया यहाँ से यहाँ तक चार्ज को, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, V1, V2 और V3, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक चार्ज को वर्क के इक्वल होगा। तो यानी हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी हम कह सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगी और वोल्टेज हमारा डिवाइड हो जाएगा। अगर हम हमारा रेजिस्टेंस R1 को क्रॉस करने में वोल्टेज V1, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 और रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस वोल्टेज V3 है, तो हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और फ्रॉम ओम्स लॉ हम कह सकते हैं कि अगर इसमें करंट I फ्लो हो रही है और वोल्टेज V1 है और इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो हम कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। यानी हम ओम्स लॉ से कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। नाउ रेजिस्टेंस को R1, R2, R3 को हम अगर R इक्विवेलेंट के इक्वल मान ले तो हम लिख सकते हैं कि V जो कि हमारा टोटल वोल्टेज है V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये जो वैल्यूज हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। Here I is common, that means IR1 plus R2 plus R3. Now we can say R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3। यानी हम सीरीज के अंदर बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम R इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ मैनी नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस हैं और सपोज दैट इफ n रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर n रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू R है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R n टाइम्स, that means here n R। तो जो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा n R। यानी अगर सीरीज के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में n रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू R है लगे हुए हैं, तो हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n R। तो हम ये देखेंगे कि सीरीज में कॉम्बिनेशन करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। हम कह सकते हैं कि इन सीरीज resistance increase,
यानी अगर हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो उसको किस कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हम कह सकते हैं इन सीरीज रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे तो हम कह सकते हैं हमारी करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जहां पर हमको रेजिस्टेंस का इंक्रीज करना है तो वहां हम रेजिस्टेंस का कौन सा कॉम्बिनेशन लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखना है हमको, कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो वहां पर अगर हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है हमको डायरेक्टली उन रेजिस्टेंस का ऐड करना है। हम हियर R1 R2 R3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वी कैन से R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नोट डाउन। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कि यदि रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया गया हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके फर्स्ट एंड एक एंड से और लास्ट एंड एक एंड से ऐड होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस है तो हम कह सकते हैं इन सभी रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड भी सेम होगा और लास्ट एंड भी सेम होगा। अगर हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करें हम इस तरह से इनको ऐड कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे इनका फर्स्ट एंड भी सेम है और इनका लास्ट एंड भी सेम है। तो हम कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइंड है। तो सपोज दिस रेजिस्टेंस इज R1, दिस R2 एंड दिस R3। तो ये देखा हमने, इसको V वोल्टेज सोर्स से हमने इसको कनेक्ट किया है। तो हमने देखा कि हमने रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया है। तो देखा हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन मींस कि इन सभी रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड भी सेम है और इन सभी रेजिस्टेंस का लास्ट एंड भी सेम है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किए V, हमारी करंट फ्लो हुई I, यानी हमारा यहाँ से क्या फ्लो हुआ, चार्ज। तो हमने देखा कि यहाँ हमारा चार्ज क्या हो गया, डिवाइड हो गया, कुछ चार्ज इसमें चला गया, कुछ चार्ज इसमें चला गया, कुछ चार्ज इसमें चला गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारी करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। हम लिख सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइडेड। यानी हम बात करें कि अगर यहाँ हमारी करंट I1 है, here I2 and here I3, that means we can say I is equals to I1 plus I2 plus I3। यानी हमारी जो करंट था, जो हमारा चार्ज फ्लो हुआ था, वो कुछ चार्ज इसमें R1 रेजिस्टेंस में, कुछ चार्ज R2 रेजिस्टेंस से और कुछ चार्ज हमारा R3 रेजिस्टेंस से फ्लो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो करंट है वो डिवाइड हो गई। तो हम कहेंगे इफ हियर I1, I2 and I3, that means I is equals to I1 plus I2 plus I3। अब हम बात करते हैं वोल्टेज की। तो हमने देखा कि हमारे जो वोल्टेज हैं वो वोल्टेज मतलब वर्क, यूनिट चार्ज को A टू B तक ले जाने में जो वर्क किया गया वो हमारा वोल्टेज है। तो हमने देखा कि यूनिट चार्ज को हमने यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क किया वो हमारा बैटरी का वोल्टेज है यानी V। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क किया वो भी किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा। यानी चाहे हम ये रेजिस्टेंस ले या R1 ले, R2 या R3 ले, तीनों में हमारे वोल्टेज क्या होंगे, सेम होंगे, यानी तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्योंकि हमने यूनिट चार्ज को पॉइंट A टू B तक ले जाने में जितना हमने वर्क किया है वो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सेम। तो हम कह सकते हैं इन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है।
और जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें करंट डिवाइड होती है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस पर भी हमारा वोल्टेज कितना आएगा V, इस रेजिस्टेंस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V और इस रेजिस्टेंस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है और करंट क्या हो गई हमारी डिवाइड हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होगा। तो हम ओम्स लॉ की बात करें तो फ्रॉम ओम्स लॉ तो हम बात करें यहाँ तो हम बात करेंगे I1 कितना हो जाएगा V अपॉन R1। वी कैन से फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू I1 R1, यहाँ पर V इज इक्वल्स टू I1 R1। दैट मीन्स हमको यहाँ करंट फाइंड करनी हो तो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, V इज इक्वल्स टू I2 R2। हम फॉर रेजिस्टेंस R2 की बात करें तो यहाँ पर V इज इक्वल्स टू IR, I2 इंटू R2। तो I2 कितना हो जाएगा हमारा I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2। और इस R3 रेजिस्टेंस की बात करें तो V इज इक्वल्स टू I3 R3। हम लिख सकते हैं I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। और हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें कि अगर टोटल करंट I है और ये जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है इसको हम R इक्विवेलेंट के इक्वल मान लें तो हमारा R इक्विवेलेंट के लेते ही क्या हो जाएगा हमारा V इज इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट। दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब हमारी जो इक्वेशन है हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ इस इक्वेशन में हमें I की वैल्यू पुट कर देंगे, I1, I2 और I3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। हमारा V कॉमन तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। नाउ वी कैन से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इच कॉम्बिनेशन में अगर हमको R इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे रेजिस्टेंस का इन्वर्स करके उनको ऐड कर देंगे और फिर उनका इन्वर्स कर देंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 का इन्वर्स। यानी जो हमारे R इक्विवेलेंट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हमारे सेपरेट रेजिस्टर्स का हमने इन्वर्सली ऐड किया और उसका इन्वर्स कर दिया तो वो हमारे R इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगा। तो टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर हमारे पास ओनली 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन तो अगर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो R1 R2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। हम कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हमको ध्यान रखना अगर हमारे 2 ही रेजिस्टेंस अगर 2 ही रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर हमारे n रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू R है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R अपॉन n। हमारे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में n रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू कितनी है R है सभी की, तो अगर सेम वैल्यू के n रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R अपॉन n। हम बात करें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
कि अगर हमारे पास हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस है और उससे हमको कम वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए तो हम उसको कौन से कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कि हमारा रेजिस्टेंस जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी कम वैल्यू का हो जाता है। तो सपोज देयर R1 R2 R3 देयर आर 3 रेजिस्टेंस, अगर हम इससे सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है उससे भी हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, तो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, उससे भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। किसकी वैल्यू, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। यानी हम तीनों को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट हमारा जो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये हमारा हो गया सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सिंपली ध्यान रखना है कि जब हमारा सीरीज हमारा कॉम्बिनेशन होगा तो हमारी करंट सेम होगी और वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे और आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो वोल्टेज सेम होंगे, हमारी करंट डिवाइड हो जाएगी और आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का इनवर्स। तो ये, और अगर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R। और n रेजिस्टेंस है और जिनकी सभी की वैल्यू सेम है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन n। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज तक हमने पढ़ा, उसके आप नोट्स बना लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, लर्न कीजिए और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल कीजिए। थैंक यू।